हम जब भी जीवन के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक ग्रह है ना। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर जिंदगी का असली घर ग्रहों के बीच का वो खालीपन हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। पर चलिए आज इसी संभावना की पड़ताल करते हैं जो हमारी प्लैनेट पर टिकी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। तो सवाल यही उठता है कि क्या स्पेस सच में बस एक खाली जगह है या फिर ये एक ऐसा अनजाना इलाका है जो जिंदगी से गुलजार हो। यही सवाल है जो हमें अपनी सोच के दायरे से बाहर निकलने पर मजबूर करेगा। अच्छा, इससे पहले कि हम किसी काल्पनिक जिंदगी के बारे में सोचें, पहले उस कड़वी सच्चाई को समझना जरूरी है जिसका सामना स्पेस में किसी भी जीव को करना पड़ेगा। देखिए, ये कोई मेहमान नवाजी वाली जगह तो बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसी सरहद है जहां जिंदगी का टिकना लगभग नामुमकिन है। जरा सोच कर देखिए स्पेस में जिंदा रहने के बारे में। वहां हवा नहीं है तो शरीर के अंदर का लिक्विड उबलने लगेगा। चारों तरफ से आती रेडिएशन डीएनए को पूरी तरह तबाह कर देगी। और टेम्परेचर, अरे कभी जमा देने वाली ठंड तो कभी झुलसा देने वाली गर्मी। और तो और ग्रेविटी के बिना शरीर अपने आप ही कमजोर पड़ने लगता है। सच कहूं तो ये सारी मुश्किलें ऐसी हैं जिन्हें पार करना नामुमकिन सा लगता है। नामुमकिन सा। लेकिन यहीं हमारी अपनी धरती पर कुछ ऐसे जीव हैं जो दिखाते हैं कि नामुमकिन भी मुमकिन है। देखिए, जहां इंसानों को जिंदा रहने के लिए बड़े बड़े स्पेस सूट और मशीनें चाहिए, वहीं एक छोटा सा जीव है टार्डिग्रेड, जिसे वाटर बेयर भी कहते हैं। वो स्पेस के वैक्यूम को आराम से झेल जाता है। और एक बैक्टीरिया तो ऐसा भी है जो इतनी ज्यादा रेडिएशन सह सकता है जो किसी भी इंसान की पल भर में जान ले ले। ये जीव हमें एक ही बात याद दिलाते हैं, जिंदगी हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा जिद्दी और लचीली है। तो सोचिए, अगर धरती पर ऐसे जीव हैं तो ये मानना इतना भी मुश्किल नहीं कि जिंदगी स्पेस में ही पैदा हो सकती है, वहीं फल फूल सकती है। पर सवाल ये है कि स्पेस के ये असली बाशिंदे दिखते कैसे होंगे। एक थ्योरी है रेडिएशन ईटर्स की। जरा सोचिए, जैसे चेरनोबिल में कुछ फंगस जानलेवा रेडिएशन को ही अपनी एनर्जी बना लेते हैं, ठीक वैसे ही स्पेस में कुछ जीव कॉस्मिक किरणों को ही खाकर जी सकते हैं। कमाल की बातें है ना, जो चीज हमें मार सकती है वही उनका खाना होगी। और अगर वो रेडिएशन नहीं खाते तो शायद प्लाज्मा फीडर्स हों, मतलब ऐसे जीव जो सोलर विंड्स को, यानी तारों से निकलने वाले एनर्जी के तूफान को सीधे सोख लेते हों। उनके लिए तो हर तारा एक कभी ना खत्म होने वाली दावत जैसा होगा। अच्छा, तो ऐसे जीव दिखेंगे कैसे? देखिए, बिना ग्रेविटी के उन्हें हड्डियों के ढांचे की तो कोई जरूरत ही नहीं होगी। उनका शरीर शायद बहुत ही फ्लेक्सिबल होगा। और वैक्यूम से बचने के लिए उनकी स्किन, या कह लीजिए झिल्ली, ऐसी होगी जो कोई भी छेद होने पर खुद ब खुद उसे सील कर दे, ताकि अंदर का प्रेशर बना रहे। तो चलिए अब इन सारी बातों को मिलाकर एक तस्वीर बनाते हैं। सोचिए, एक बहुत बड़ी जेलीफिश जैसी कोई चीज जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड को पाल, यानी सेल की तरह इस्तेमाल करके सोलर विंड्स पर तैर रही हो। वो ग्रहों के बीच सफर करती है और तारों की रोशनी और प्लाज्मा से ही अपना पेट भरती है। हाँ, मुझे पता है ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे की जो साइंस है वो बिल्कुल असली है। ठीक है, अगर ऐसे जीव सच में मौजूद हैं तो फिर हम इंसानों का भविष्य क्या हो सकता है? क्या हम हमेशा हमेशा के लिए अपनी धरती से ही बंधे रहेंगे, या हम भी कभी इस खालीपन का हिस्सा बन पाएंगे? तो क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में इंसान खुद को ही बदल लें? हो सकता है हम रेडिएशन से बचाने वाले माइक्रोब्स के साथ मिल जाएं, उनके साथ एक हो जाएं, या फिर हम अपने शरीर को ही इतना बदल दें कि हमें स्पेसशिप की जरूरत ही ना पड़े और हम सीधे एस्टेरॉयड बेल्ट में या किसी ग्रह के ऑर्बिट में रहने लगे। सोचिए, हम भी तारों के बीच भटकने वाली एक नोमैडिक सभ्यता बन सकते हैं। जरा एक ऐसी सभ्यता के बारे में सोचिए जो स्पेस में ही पली बड़ी हो। उनके लिए ग्रेविटी, जमीन, खेती, इन शब्दों का कोई मतलब ही नहीं होगा। उनके शहर तैरते हुए क्लस्टर्स होंगे। उनकी पूरी की पूरी दुनिया जीरो जी की सच्चाई पर टिकी होगी। सोचिए, हमारी दुनिया से उनकी सोच कितनी अलग होगी। और ये सोच हमें एक और भी बड़े आइडिया की तरफ ले जाती है। क्या हो अगर ये पूरा यूनिवर्स खाली ना हो, बल्कि एक बहुत बड़ा जीता जागता इकोसिस्टम हो?
बिल्कुल, हम एक कॉस्मिक फूड चेन के बारे में सोच सकते हैं। जो प्लाज्मा फीडर्स हैं, वो तारों की एनर्जी लेकर प्रोड्यूसर बन सकते हैं। रेडिएशन ईटर्स एक तरह से चरने वाले यानी ग्रेजर्स हो सकते हैं, और दूसरे जीव कॉमेट्स पर जमी बर्फ जैसे रिसोर्सेज पर जीने वाले स्कैवेंजर्स हो सकते हैं। ये तो पूरे यूनिवर्स को एक विशाल महासागर जैसा बना देता है। और एनर्जी का सोर्स सिर्फ तारे ही क्यों हो? क्या पता जिंदगी कॉस्मिक रेस पर जी रही हो, या सोलर विंड्स पर, या शायद इससे भी ज्यादा अजीब क्वांटम फ्लक्चुएशंस पर। ये वो एनर्जी है जो उस स्पेस में भी है जिसे हम खाली समझते हैं। ये सारी बातें हमें कुछ बहुत गहरे फिलॉसफिकल सवालों पर लाकर खड़ा कर देती हैं। ऐसे सवाल जो यूनिवर्स में हमारी जगह के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल सकते हैं। पहला सवाल ये कि अगर जिंदगी स्पेस में भी आराम से रह सकती है, तो क्या धरती पर जिंदगी का होना एक इवोल्यूशनरी एक्सीडेंट है, या फिर ये एक लिमिटेशन है? क्या हमारा ये ग्रह एक वरदान है या एक दायरा? और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल, क्या जिंदगी को पनपने के लिए प्लैनेट्स की जरूरत है भी, या ये सिर्फ हमारा अपना धरती पर रहने वालों का एक बायस है? हो सकता है हम ऐसा इसलिए सोचते हों क्योंकि हमने जिंदगी का सिर्फ एक ही नमूना देखा है, अपना। और आखिर में सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल, अगर स्पेस इंटेलिजेंट जीवों से भरा हुआ है, तो क्या हम इंसान बस एक प्लैनेटरी नर्सरी में एक पालने में बंद हैं? वो बच्चे जो अभी असली यूनिवर्स में कदम रखने के लिए तैयार ही नहीं हैं। तो शायद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि क्या हम अकेले हैं। असली सवाल तो ये है कि क्या हम जिंदगी को उसकी सबसे बड़ी, सबसे विशाल परिभाषा में पहचानने के लिए तैयार हैं? ये सोच हमें इस एहसास पर लाकर छोड़ देती है कि हो सकता है ये यूनिवर्स ऐसे जीवों से भरा हो जिनके लिए ग्रह घर नहीं बल्कि पिंजरे हैं।